करी बेसिकली तो, पर मैंने एनरोल कर लिया था एक कोचिंग में। एलन में नहीं किया था, किसी दूसरी कोचिंग में एनरोल कर लिया था। तो फिर मैंने उसमें टेस्ट देने स्टार्ट किए। उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे मेरे टेस्ट में, एंड मेरे को एम बैच करके कोई बैच मिल भी गया था। तो उसमें हमारे अलग से टेस्ट होते थे, तो उसमें भी मेरे मार्क्स सही आ रहे थे, अच्छे आ रहे थे। लाइक 650 के अबव ही रहते थे मैक्सिमम टाइम। एक बार 702 भी आए थे, एंड फिर कभी कभी 650 से नीचे भी आ जाते थे, लाइक 620 630 में, लेकिन कभी भी 600 से नीचे नहीं गए, लाइक 500 वगैरह में नहीं आए। तो मार्क्स अच्छे आ रहे थे मेरे 2024 में। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब नीट 2025 का पेपर नज़दीक आने लग गया, तो मैं प्रिपेयर कर रही थी, काफ़ी अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया। उसमें भी सेल्फ स्टडी करी, मतलब एनसीईआरटी पढ़े, मैंने नोट्स ऑलरेडी बने हुए थे, उसमें से मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। एनालिसिस में कंटिन्यूसली कर रही थी, टेस्ट में दे रही थी रेगुलरली। तो मैंने सब कुछ किया था 2025 में भी। पर पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेडली टफ आ गया पेपर, एंड वो नहीं पता था मतलब इतना ज़्यादा टफ आ जाएगा वहाँ। जब मैंने पेपर देना शुरू किया तो मेरे को बायोलॉजी में ही 1 घंटे से ऊपर 10 मिनट और 20 मिनट लग गए थे। तो मुझे लगा कि मतलब मेरा तो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल बिगड़ गया, और सेल्फ डाउट होने लग गया कि पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊँगी या नहीं, मैं सेलेक्ट हो पाऊँगी या नहीं। सब लोगों ने बोला था 700 लाने हैं इस बार, 700 से ही सिलेक्शन होगा। तो मेरे दिमाग में यही था कि यार मैं 700 लेके आऊँगी, मेरे को 700 लाने हैं। बट वहाँ पे पेपर 700 वाला नहीं था ऑब्वियसली। तो मेरे को सेल्फ डाउट होने लग गया कि शायद तेरा नहीं होगा, या शायद तुझसे नहीं हो पाएगा, और पता नहीं कैसे करेगी तू। और मतलब लगभग आई थिंक 15 मिनट या 10 मिनट मेरे सेल्फ डाउट में गए होंगे। फिर मतलब बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं जब फिज़िक्स पे आई, तो फिज़िक्स में एक क्वेश्चन बनाऊँ, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पे आऊँ, मेरे पे वो भी नहीं बने, फिर मैं वो भी छोड़ रही हूँ, फिर मैं तीसरा कर रही हूँ, वो भी नहीं बन रहा। मतलब पूरे पेज पे एक ही क्वेश्चन बना है, ऐसा हुआ है। तो मैं पैनिक हो गई। फिर मैंने सोचा कि पैनिक होने से कुछ भी नहीं होगा। मैं केमिस्ट्री पे गई, मैंने पहले केमिस्ट्री पूरी करी, एंड देन मैं वापस फिज़िक्स पे आई। एंड जब मैं फिज़िक्स पे आई, मेरे पास आई थिंक 45 मिनट या आधा घंटा बचा था बस। तो उस आधे घंटे में मैं सिर्फ 18 क्वेश्चंस के आसपास कर पाई थी। हाँ, 18 के आसपास मैंने कर लिए थे क्वेश्चंस। अब पता नहीं कितने सही कितने गलत, वो उस टाइम नहीं पता चल रहा था। तो मैंने 18 क्वेश्चंस कर लिए थे, बट दिमाग में यही था यार अभी तक 18 क्वेश्चन ही किए हैं, और इसमें से कुछ गलत भी जा सकते हैं, तो फिर नेगेटिव मार्किंग भी इम्पैक्ट करेगी। तो पता नहीं कहाँ से, तो लास्ट के 5 मिनट्स में मैंने सोचा कि मैं तुक्के लगा देती हूँ, एंड मैंने ब्लाइंडली बचे हुए बाकी के क्वेश्चंस पे, लगभग 17-18 क्वेश्चंस पे मैंने तुक्के मार दिए। ऑप्शन नंबर 2 पे ब्लाइंडली, मैंने पढ़ा भी नहीं क्वेश्चन, ब्लाइंडली मैंने तुक्के मार दिए। एंड वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती मेरी वही थी। एंड कहीं ना कहीं मेरे को शायद पता था कि तुक्के नहीं मारने चाहिए थे। एंड फिर मैं जब बाहर आई तो एक बहुत ही बुरा सिनेरियो है जो मेरे को अभी तक भी याद आता है, दैट इज़ मैं रोते रोते बाहर आई हूँ। एंड वो जब आपको पता होता है ना, आपके पेरेंट्स देख रहे हैं आपको, मतलब ढूंढ रहे हैं, वो विद फुल स्माइल आपको ढूंढ रहे हैं, और फुल एक्सपेक्टेशन कि हाँ यार शायद अब की बार हो जाएगा। और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है कि मतलब मैं रोते हुए बाहर आ रही हूँ, तो एक बहुत ही डिसहार्टनिंग मोमेंट था। एंड शायद वो एक दिन था जब मैं बहुत 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 ज़्यादा रोई हूँ, बहुत ज़्यादा रोई हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत करी थी, मुझे पता था, एंड सिर्फ मेरे एक डिसीज़न की वजह से, वो तुक्का लगाने की, वो भी लास्ट के 5 मिनट्स में, वो तुक्का लगाने की वजह से मेरा मतलब इतना बड़ा नुकसान हो गया कि मतलब मेरे को सीट नहीं मिली 2025 में, क्योंकि मेरे मार्क्स जो बने नीट 2025 में वो 492 थे, एंड उन पे 61,000 रैंक थी। तो मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा था डेफिनेटली। बट फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, मतलब उस टाइम मेरे फिर ना दिमाग में ड्रॉप नहीं था उस टाइम, था थोड़ा बहुत था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। ऐसे मेरे को ये था कि अब मैं कॉलेज ले लूँगी जो भी मिलेगा, एंड चली जाऊँगी, जब वेदर इट इज़ BDS और जो भी, मतलब मेरा डिसीज़न जिस पे भी बनेगा तो मैं वो लेके चली जाऊँगी। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं BDS ले लूँगी एंड मैं चली जाऊँगी। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से लगभग 1 महीने बाद, नहीं, और हाँ 1 महीने बाद मेरे दिमाग में ये बात हिट हुई, पता नहीं कहाँ से, कि एक काम करते हैं BDS लेके पार्शियल ड्रॉप कर लेते हैं, दोबारा दे लेंगे एक बार 2026 का नीट,
एंड पार्शियल ड्रॉप का डिसीजन मेरा बना। तो मैंने सारी जो प्लानिंग करी वो पार्शियल ड्रॉप के हिसाब से करी। एंड मेरी क्योंकि 61,000 मेरी रैंक थी तो मेरे को बीडीएस भी इतनी जल्दी नहीं मिल रहा था। ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ काउंसलिंग में मेरे को बीडीएस अलॉट होना था, तो लगभग वही राउंड 3 और स्ट्रे राउंड में अलॉट होना था। तो राउंड 1 हुआ, राउंड 2 हुआ, मैंने चॉइस फिलिंग पूरी करी एंड राउंड 3 हुआ, उसमें भी मेरे को नहीं मिला। तो मैंने जो प्लानिंग करी ना वो मैंने बिल्कुल मतलब पार्शियल ड्रॉप के हिसाब से करी। मेरी प्लानिंग जो स्टार्ट हुई दैट वाज इन जुलाई, मतलब मैंने जुलाई में पढ़ना शुरू किया, नहीं जून में पढ़ना शुरू किया मैंने। यस, 14 जून को मेरा रिजल्ट आया था एंड 15 जून को मैंने पूरा प्लान कर लिया था पार्शियल ड्रॉप के अकॉर्डिंग। पार्शियल ड्रॉप के अकॉर्डिंग मैंने पूरा प्लान कर लिया था कि मेरे को लगभग राउंड 3 और स्ट्रे में अलॉट होगा, तो वो लगभग अक्टूबर नवंबर तक जाता है। तो उससे पहले मतलब मैंने ये डिसाइड कर लिया था मेरे को उससे पहले मेजरली मतलब अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है, जो बड़ा मेजर पार्ट ऑफ सिलेबस है वो ख़त्म कर देना है। तो मेरा लगभग जो मेरा प्लान बना वो इस तरीके से बना कि नवंबर में मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा पढ़ के। मैंने अगेन सेल्फ स्टडी करी, बस ई सरल का मैंने अपना कोर्स परचेज कर लिया था, उसमें मेरे को वीडियो लेक्चर्स मिल जाते थे। तो मेरे को कहीं पे भी डाउट होता था तो मैं वो वीडियो लेक्चर से देख लेती थी। तो कहीं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं करी मैंने तब तक, और ना ही कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज तब तक मैंने कोई ज्वाइन भी नहीं करी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि ओके पार्शियल ड्रॉप है, अभी तो मैं घर पे हूँ, फिर मैं बाद में कहीं और कॉलेज में जाऊँगी तो मैं वहीं पे ले लूँगी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। तो तब तक मैंने कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी नहीं ली थी। जो मैं मानती हूँ कि मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मैंने और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट किया दैट इज़ नीट प्रेप में। नीट प्रेप का मैंने टारगेट बैच ले लिया असेंड वाला, एंड उसमें जो टेस्ट सीरीज क्लासरूम में टेस्ट सीरीज होती है, मतलब जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है, वही सेम पेपर्स हमें ऑनलाइन में भी मिलते हैं एंड हम उन्हें प्रिंट करवा के घर पे OMR फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो वो मुझे फीचर बहुत ही अच्छा लगा, मतलब सबसे बेस्ट फीचर लगा मेरे को मेरी लाइफ का। जो मैंने अभी तक के सारे ऐप्स देखे, सारे बैचेस देखे, उसमें सबसे बेस्ट फीचर मेरे को ये लगा। तो मैंने नीट प्रेप का टारगेट बैच ले लिया एंड उसके जो असेंड वाले टेस्ट सीरीज थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपना प्लानर सेट कर लिया, प्लानर बना लिया एंड मेरा नवंबर तक मैंने सिलेबस कंप्लीट करने का सोच लिया। और उसमें एक कस्टम टेस्ट करके भी था एक फीचर, तो उसमें मैंने क्या किया, जैसे मतलब मैंने उनका अगर जुलाई में टेस्ट था तो मैंने उस पोर्शन को जो जुलाई में टेस्ट था उसको जून में ख़त्म किया एंड एक टेस्ट मैंने अपनी तरफ से भी दिया, फिर मैं नेक्स्ट पोर्शन पे बढ़ गई आगे। और फिर जब जुलाई में उसका टेस्ट हुआ तो मैंने वापस वो चीज़ रिवाइज करी। तो इस तरीके से मैं पूरे साल भर चली। नवंबर तक मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया एंड आई थिंक अक्टूबर और आफ्टर दिवाली, नहीं अक्टूबर में ही, हाँ अक्टूबर में ही आई डिसाइडेड कि नहीं मैं पार्शियल ड्रॉप नहीं लूँगी। मेरा मन कह रहा था कि नहीं पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना है, अगर ड्रॉप लेना है तो पूरा लेना है, पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना है, क्योंकि उसमें एक तो स्ट्रगल भी बहुत है, लाइक आपको अपने घर से दूर रहना पड़ेगा। और मेरा मेंटल स्टेटस नहीं था उस टाइम कि मैं अपने घर से दूर रहूँ, और सारे काम भी खुद करने पड़ते, लाइक सब चीज़ें, अपना मील्स वगैरह का भी सब खुद ही देखना पड़ता, पर वो सब नहीं हो पाता, लाइक फिर पढ़ाई सफ़र कर जाती है और फिर कॉलेज का वर्कलोड अलग से होता। तो मैंने डिसाइड किया मेरी फैमिली से, मम्मी पापा से कन्वर्सेशन के बाद कि मैं पार्शियल ड्रॉप नहीं लूँगी एंड फाइनली मैंने पार्शियल ड्रॉप नहीं लिया एंड फुल ड्रॉप लिया। एंड उस साल एक और चीज़ हुई थी, मतलब क्योंकि मैंने CUET का भी एग्ज़ाम दिया था 2025 में, तो मुझे ना वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा कॉलेज का BSc लाइफ साइंस अलॉट हो गया। अब उस टाइम तक तो ये था कि कॉलेज जाना ही जाना है, तो लगभग जुलाई के अराउंड मेरे को ये अलॉट हो गया था। तो जब ये बात थी कि जाना ही जाना है, तो फिर मेरे फादर ने क्या किया, उसमें भी एडमिशन करवा दिया कि अगर इधर से BDS नहीं मिलता तो तुम इधर चल जाना। मैंने कहा ठीक है, हालांकि मैं पूरी तरीके से कन्विंस नहीं थी, पर मैंने बोला ठीक है यार कर देते हैं, बैकअप रख लेते हैं, तो वो कर लिया। फिर उसमें हॉस्टल अलॉट होते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ओनली, तो वो भी मेरे को अलॉट हो गया, तो वहाँ पे भी हमने फ़ीस दे दी थी। फिर लास्टली फाइनली डिसीज़न पहले तो ये बना कि मैं तो लूँगी तो सिर्फ BDS ही लूँगी, वरना मैं BSc वगैरह नहीं करना चाहती, मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था BSc में, इसलिए मैंने बिल्कुल मना कर दिया। तो मेरे फादर ने मेरे को सपोर्ट किया, ओके BSc नहीं करनी तो इट्स ओके छोड़ दो। तो हमने वहाँ से फ़ीस रिफ़ंड लिया, हॉस्टल का भी एंड इसका भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी।
फिर उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं BTS भी नहीं लूँगी। एक तो मिल भी नहीं रहा था ऐसी मेन सिटीज़ में, लाइक पौंडीचेरी वगैरह में मिल रहा था, तो मेरा मन नहीं था वहाँ जाने का। एंड मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं ड्रॉप लूँगी। एंड फाइनली उस टाइम तक मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट, मतलब मेजरली मेरा 3/4 सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया था, 1/4 बचा था। एंड वो भी मैंने नवंबर तक कंप्लीट कर लिया, नवंबर स्टार्ट तक मैंने कंप्लीट कर लिया। एंड नवंबर के बाद, नवंबर से दिसंबर मैंने, नहीं दिसंबर भी नहीं, जनवरी तक मैंने सेकेंड रिवीजन दिया अपना, सेकेंड रिवीजन दिया मैंने अपना। फिर सेकेंड रिवीजन देने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ओके, जनवरी में जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट होता है, तो लेट्स फिल द फॉर्म। पहले भी भरा था मैंने, 2024 में भी भरा, 25 में भी भरा, उसमें परसेंटाइल भी अच्छी थी मेरी। इस साल मैंने जो भरा दैट इज़ जनवरी अटेम्प्ट। पहले मैं अप्रैल अटेम्प्ट भरी थी, इस बार मैंने जनवरी अटेम्प्ट भरा कि ठीक है, हमारा सिलेबस हो चुका है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं नीट प्रेप से डेली कर रही थी। लाइक नीट प्रेप एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, एंड वहाँ पे ना मतलब ऐसे पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मतलब कनेक्ट बहुत अच्छा है वहाँ पे। कपिल सर हैं, वो आके मतलब यूट्यूब पे सब बच्चों को, मतलब जब बात करते हैं ना, वो तो ऐसा लगता है जैसे पर्सनली हमसे ही बात कर रहे हैं। तो वो मेरे को एक अच्छा पॉइंट लगा लाइक नीट प्रेप का। लाइक नीट प्रेप पे मतलब थोड़ा सा डिस्कशन सर इस बारे में भी मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स पे करते थे, जो मेरे को नहीं लगता और कोई कोचिंग में कवर करते हैं। लाइक 3 राउंड स्ट्रैटेजी मैंने और कभी मैंने सुनी नहीं थी। अब जब मैं 11th-12th में भी थी, तब किसी ने मेरे को नहीं बताया कि मतलब जो राउंड्स में पेपर करना होता है, एंड जल्दी जल्दी छोड़ने होते हैं क्वेश्चंस, जल्दी डिसाइड करना होता है आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। तो वो सब मैंने मतलब सर से ही सुना। एंड फिर मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई। फिर उसके बाद मतलब नीट प्रेप ने काफ़ी सपोर्ट किया, उस पर क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, टेस्ट तो बहुत ही अच्छे आते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे लेवल के आते हैं टेस्ट। मतलब लगभग पूरे साल भर मेरे नीट प्रेप के टेस्ट में तो 520, 530, 550 तक गए हैं मार्क्स। फिर लास्ट में आके 550 को क्रॉस किए थे मेरे मार्क्स। एक बार 651 आए हैं, बाकी टाइम पे 520, 530, 555, 550 इसी रेंज में रहते थे। तो फिर मतलब जब बिल्कुल लास्ट हो गया था, तब मेरे 566, 577 इस तरीके से आए। एंड एक बार 651 भी आया। एंड उस पर ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल भी रहते हैं, लाइक जंबो टेस्ट सीरीज़ वगैरह होती है, उसमें बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल रहते हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो मैंने री नीट के टाइम पे मैंने बहुत यूज़ किए वो जंबो टेस्ट सीरीज़ के वो सारे टेस्ट। मतलब लाइक पढ़ने का उतना मन करता नहीं था, तो इनसे मतलब मैं तो टेस्ट ज़्यादा देती थी। तो डेली तो मैं वैसे 180 वाले क्वेश्चंस वाले टेस्ट भी लगा रही थी। एंड इसके अलावा कोई चैप्टर वाइज करना है तो चैप्टर टेस्ट दे लिया, इस तरीके से देती रही मैं। तो मैंने पूरे साल में लगभग 45,000 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। एंड ये तो ऑन रिकॉर्ड है, जो ऑफलाइन करे वो अलग थे, ठीक है। एंड फिर इसके अलावा मैंने टेस्ट जो दिए दैट इज़ 400 के अराउंड मैंने टेस्ट दिए, जो ऑन रिकॉर्ड नीट प्रेप ने मेरे को दिखाया कि मैंने कितने टेस्ट दिए। एंड इसके अलावा मैंने ऑफलाइन टेस्ट भी दिए हैं। तो लगभग 45,000 के आसपास मैंने क्वेश्चन किए। मैं आई वॉज वेरी हैप्पी विद इट। तो फिर नीट प्रेप एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहा मेरे लिए प्रैक्टिस करने के लिए। फिर मैंने नीट प्रेप का टारगेट बैच तो मैंने पहले ही लिया हुआ था, एक उसमें आता स्कोर बूस्टर, वो मैंने आफ्टर माई सेकेंड रिवीजन मैंने ले लिया। और फिर मेरा जेई मेंस भी आ गया, तो फिर मैंने जेई मेंस भी दिया। जेई मेंस में मेरी 98.5 परसेंटाइल आई, तो उससे भी मैं काफ़ी खुश थी। एंड 23,000 रैंक थी मेरी। तो फिर उसके बाद स्कोर बूस्टर का फिर मैंने यूज़ किया अपने पर्टिकुलरली पिन पॉइंट वीक एरियाज़ के लिए, उनको सुधारने के लिए, मतलब उनको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। पर चैप्टर में कहाँ कहाँ मेरे वीक पॉइंट्स आ रहे हैं वो मैंने देखा। मतलब उसमें एक बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग सा टूल है उसमें। एक तो वो परफॉर्मेंस स्नैपशॉट, वो आपको ना डेली मोटिवेट करेगा कि आपको कुछ ना कुछ उसमें प्रोग्रेस करनी है। कई बार वो जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब वो ज़्यादा गलत हो गए क्वेश्चन, तो उसमें परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में मार्क्स कम हो जाएंगे। तो मार्क्स कम हो जाएंगे थोड़े से, तो लगेगा कि नहीं यार हमें और करना है। मतलब एक बहुत ही डिसिप्लिन ला देता है लाइफ में वो चीज़। एंड स्कोर बूस्टर भी एक मेरे को बहुत ही फैसिनेटिंग सा वो लगा। लाइक उसमें रेड, ऑरेंज एंड येलो इस तरीके से, और ग्रीन इस तरीके से
चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था, लाइक हमारा कौन सा वीक है वो बिल्कुल रेड होगा, जो स्ट्रॉन्ग है वो ग्रीन होगा, एंड जो बीच में है वो येलो ऑरेंज के डिफरेंट शेड से कलर होंगे। तो उससे समझ में आ जाता है कि ओके ये वाला चैप्टर में क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, इसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा नीड है। तो उस चीज़ का मैंने यूज़ किया। एंड फिर उसके बाद आई थिंक इन फेब मिड में मैंने अपना सेकेंड रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया, एंड देन मैंने थर्ड रिवीजन लगाया फेब मिड और मार्च में। फिर फोर्थ रिवीजन लगाया मैंने अप्रैल के फर्स्ट 20 डेज़ में, और फिर एक लास्ट 10 डेज़ में रिवीजन लगाया। तो मेरा इस बार थोड़ा सा फोकस रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग पे ही ज़्यादा था। उसका रीज़न ये था कि मतलब एक तो क्या होता है ना, जब हम रिवाइज करते हैं तो हमारे माइंड में, हमारी मेमोरी में आंसर्स जल्दी क्लिक होते हैं। जब हम क्वेश्चन करते हैं, लाइक बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में जितना जल्दी क्लिक करेंगे ना आंसर्स, उतना जल्दी हो पाएगी वो बायोलॉजी। जो मैंने एक वीक पॉइंट अपने 2025 वाले अटेम्प्ट में देखा था कि मेरे को बायोलॉजी में टाइम लग रहा था। इस बार मैंने एक तो वो चीज़ चेंज करी, और दूसरी चीज़ जो चेंज करी दैट इज़ मैंने 2024 में भी एंड 2025 में भी OMR मिस्टेक करी थी नीट में, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम हो गए थे, जितने आने चाहिए थे उतने भी नहीं आए थे। तो मैंने इस बार OMR फिलिंग का पैटर्न चेंज करा। फिर अपना माइंडसेट भी चेंज किया। मैंने माइंडसेट बना लिया कि चाहे जो भी नंबर आए, मेरे मार्क्स जो भी आए टेस्ट में, मैं प्रेशर नहीं लूँगी, मैं बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होंगी, एंड मैं बस अपना काम करूँगी। एनालिसिस कॉपी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मैंने बनाई एंड रिवाइज करी। फिर लास्ट में तो बहुत फ्रीक्वेंट हो गया था मैंने एनालिसिस कॉपी को रिवाइज करना, लाइक मैं एनालिसिस कॉपी को रिवाइज करती थी। फिर मैंने एक कंसेप्ट कॉपी बनाई थी। उसमें क्या होता था, मतलब मैंने जो क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे थे ना, उसमें अगर कोई कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है, कोई फैक्ट है, कोई चीज़ है मैं भूल रही हूँ, और उसको मैं अलग से लिख लेती थी एंड कंटिन्यूसली डेली रिवाइज करती थी मैं। फिर उसके बाद मैंने फिर अपनी मिस्टेक वाली कॉपी, इन जनरल जो मेरे से मिस्टेक हो रही, लाइक मैंने सिली मिस्टेक करी तो किस टाइप की करी, रीडिंग मिस्टेक करी, कैलकुलेशन मिस्टेक करी, या किस टाइप की मैं मिस्टेक कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन छोड़ पा रही हूँ या नहीं छोड़ पा रही हूँ, इस चीज़ को भी मैंने पूरा ट्रैक किया। लाइक स्टार्टिंग में मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं ईगो पे ले लेती थी क्वेश्चन को कि ये क्यों नहीं हो रहा मेरे से, मैं इस चीज़ को मैं पढ़ के आई हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा, मैं उसको छोड़ती नहीं थी, और फिर मैं टाइम दे लेती थी, फिर छोड़ती थी, और फिर मेरे ऊपर टाइम प्रेशर पड़ता था। तो फिर ये चीज़ मेरे को बैकफायर कर देती थी पूरा प्लान को। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को भी चेंज किया। इन मार्च अप्रैल वाले टेस्ट में मैंने इन सब चीज़ों को चेंज किया, इम्प्रोवाइज़ किया कि मैं क्वेश्चंस छोड़ूं। देखते ही मेरे को हिंट आया कि हाँ ये चीज़ छोड़नी है मेरे को, ये चीज़ करनी है मेरे को। तो उस चीज़ का बहुत बड़ा रोल था अभी जो पेपर हुआ रीनीट का, क्योंकि वो भी 2025 से भी टफर लेवल का वो पेपर था। फिर इसके अलावा मैंने दिसंबर में मैंने एलन मेजर्स में एनरोल किया, DLP वाले, एंड वो भी बहुत अच्छे लेवल के पेपर्स आए, एंड बहुत अच्छे लेवल के पेपर्स आए। एंड उसमें मेरे मार्क्स पहले तो 530 फिर 550 के अराउंड आए, एंड फिर धीरे धीरे मेरे को वहाँ थोड़ा सा प्रेशर हुआ कि हाँ क्यों नहीं बढ़ रहे मार्क्स, क्योंकि अब तो मैंने काफ़ी बार रिवाइज भी कर लिया था। तो मैंने और ये कंसेप्ट कॉपी और ये सब का ऐड ऑन किया, मैं फैक्ट्स को देखती रही। मैंने वापस से मेजरली मेरा फिज़िक्स में या तो पेपर छूट रहा था या तो पेपर गलत हो रहा था, तो मैंने फ़िज़िक्स वाले सेक्शन को वापस से सुबह एकदम जैसे मैं पढ़ना शुरू करती थी उस टाइम सबसे पहला काम मैं एलन मेजर का दे के आई होती थी पेपर, उसका फ़िज़िक्स वाला सेक्शन वापस से सॉल्व करती थी विद टाइम। तो फिर मैं उसे वापस से सॉल्व करती थी, और मैंने यही काम किया, एंड जिस वजह से मेरे मार्क्स भी इंक्रीज़ हुए टुवर्ड्स द एंड ऑफ एलन मेजर्स, एंड मेरे मार्क्स इम्प्रूव होके 600 के ऊपर आ गए। एंड लास्ट वाला एलन मेजर जो हुआ था बिफोर थर्ड में, उसमें मेरे 621 और 626 मार्क्स थे आउट ऑफ 720। तो फिर मैंने मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में थी कि हाँ अब मैंने सब कर लिया है एकदम अच्छे से, तो मेरे मार्क्स भी इम्प्रोवाइज़ हो गए हैं, तो कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर थर्ड मे का पेपर हुआ, उससे पहले थोड़ी एंजाइटी थी, क्योंकि और रहती भी है, जो भी लोग ड्रॉप लेते हैं ना उनके अंदर एंजाइटी ज़्यादा होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर टू फ्रेशर्स। तो एंजाइटी थी, बट मैंने उस एंजाइटी को ओवरकम किया। फियर था, मैंने उसको भी ओवरकम किया, इग्नोर किया इनफैक्ट। तो फिर मैं
थोड़ा सा चिल होके आराम से पेपर देने गई 3 मई को। एंड मैंने पेपर दिया, मेरा सेंटर अच्छा था। 3 मई को भी मेरा सेंटर अच्छा था एंड 21 जून को भी मेरा सेंटर अच्छा था। तो मैंने पेपर दिया एंड मेरे को लगा 3 मई वाला कि पेपर थोड़ा ईजियर साइड है। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि बायोलॉजी में मेरे को 360 और 360 चाहिए इसमें। तो फिर मैं जब पेपर दे के बाहर निकली तो मम्मी पापा पूरे एक्सपेक्टेशन के साथ एंड स्माइलिंग फेस के साथ खड़े हुए थे। तो मैंने बोला कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है और मैं शायद 360 और 360 तो बायोलॉजी में मैं स्कोर कर रही हूँ, बाकी फिज़िक्स केमिस्ट्री का चेक करके पता चलेगा। तो फिर थोड़े होपफुल थे हम लोग। फिर आके हमने चेक किया तो मार्क्स बने 651 एंड 651 में ये था कि हाँ यार सिलेक्शन हो जाएगा एंड थोड़ा अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। तो 651 मार्क्स बने तो हम खुश थे कि फाइनली जिस चीज़ को इतने टाइम से हम कोशिश कर रहे थे, मैं करने की कोशिश कर रही थी, मेरी फैमिली भी पूरा सपोर्ट कर रही थी, वो चीज़ फाइनली हो गई है। एंड काफ़ी खुश थी। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें आने लगी कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने क्लेम किया कि 720 उनके बहुत सारे बच्चों के बन रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा डर लगा कि कहीं 2024 वाला केस ना हो जाए, कहीं फिर मैं मार्जिन से ना रह जाऊं। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। एंड फिर लीक की भी खबरें आने लगी तो मुझे लगा कि अब तो कट ऑफ पता नहीं कहाँ ही जाके रुकेगा, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। फिर 12 मई को NTA ने डिक्लेयर किया कि नीट कैंसिल हो गया है एंड रीनीट होगा 21 जून को। सो अप्रॉक्सीमेट मतलब जब ये अनाउंस हुआ था 21 जून को रीनीट होगा तो वो लगभग 18 और 16 को डिसाइड हुआ था कि 21 जून को रीनीट होगा। तो तब से लेकर 1 महीना था, मतलब पूरा ऑलमोस्ट 1 महीना या 1 महीने से थोड़ा बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने पहले स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 डेज तो बिल्कुल पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इंसान मतलब मैं तो थोड़ा चिल मूड में चली गई थी, तो पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी फर्स्ट 10 डेज। तो मैंने सोचा कि मैं मतलब टेस्ट पेपर्स लगाती रहती हूँ, मॉक टेस्ट देती रहती हूँ। तब तक ऑफलाइन किसी ने दिया नहीं था और मैं किसी कोचिंग में एनरोल थी नहीं कि मेरे को कोई ऑफलाइन बुलाए पेपर देने के लिए। तो नीट प्रेप ने निकाला फिर कि वो लोग 3 पेपर्स ऑफलाइन कंडक्ट करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एनरोल कर देती हूँ इस पर। ऑनलाइन तो मिल ही रहे थे पेपर, ऑफलाइन भी फिर 3 पेपर ऑफलाइन कंडक्ट हुए थे। फिर इसके अलावा आई थिंक LN का एक DLP हुआ था जो ऑफलाइन हुआ था। एंड इसके अलावा फिर मैंने PW का मिशन 30 टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। एंड अगर मैं नीट के बाद की बात करूँ, नीट के बाद मैं सिर्फ मिशन 30 का मेरे को लेवल लगा कि जो थोड़ा अच्छे साइड है लेवल, मतलब जितने मैंने टेस्ट दिए उसमें से। LN DLP का भी लेवल मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छा नहीं लगा, थोड़ा इजियर साइड रखा उन लोगों ने लेवल। एंड नीट प्रेप के टेस्ट भी उस टाइम थोड़ा सा इजियर साइड आ रहे थे, लाइक मेरे 600 प्लस मार्क्स आने लग गए थे, तो मेरे को उससे फील हो रहा था कि थोड़ा सा इजियर साइड हैं ये पेपर्स। मिशन 30 का पेपर थोड़ा लेंथियर साइड रहता था एंड थोड़ा टफ होता था। एंड उसी ड्यूरेशन में लाइक जब 6 और 7 जून को मेरा आइज़र और नाइज़र का भी एग्ज़ाम था। एंड आइज़र में मेरी AIR 2343 आई है एंड नाइज़र में मेरी AIR 781 आई है। एंड मतलब मैंने वो एग्ज़ाम्स भी दिए थे लाइक फॉर द बैकअप ऑप्शन। एंड मैं सजेस्ट करूँगी सभी को जो लोग ड्रॉप लेने का डिसाइड कर रहे हैं वो लोग आगे चल के सारे एग्ज़ाम्स भरें, सिर्फ नीट ना भरें, इससे थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा। सिर्फ नीट भरेंगे तो फिर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर बाकी एग्ज़ाम्स भी भरेंगे तो आपको ये रहेगा कि आपके पास ऑप्शन है। CUET का फॉर्म भरें, IIT का फॉर्म भरें, NEST का फॉर्म भरें एंड JEE मेंस भी दें, JEE मेंस भी देना चाहिए। तो फिर जब मैंने फिर 3 मई का एग्ज़ाम हो गया और फिर मेरे मार्क्स भी आ गए, फिर रीनीट की अनाउंसमेंट भी हो गई, तो काफ़ी थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगा पढ़ने में, क्योंकि बिल्कुल चिल मोड में आ गए थे। तो फिर उसके बाद तो थोड़ा रेजिस्टेंस आता ही हो पढ़ने में, पर फिर मैंने डेली टेस्ट पेपर्स मॉक टेस्ट लगाए और मेरा मैक्सिमम टाइम 600 से ऊपर ही रहा स्कोर। और फिर 21 जून आया
और फिर से एनजाइटी थी थोड़ी, बल्कि पिछले वाले से थोड़ी ज़्यादा थी एनजाइटी। एंड लेकिन फिर फियर भी था, और सबको इग्नोर करके फिर आगे बढ़े, और 21 जून को हमने रीनीट का पेपर लिखा। फिर उसके बाद रीनीट का जो मेरा सेंटर था वो अच्छा था, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम थी, दैट इज जो जस्ट फर्स्ट 1 आवर जो था ना उसमें लाइट चली गई। एंड वो लाइट तो जो चली गई, फिर जनरेटर भी ऑन नहीं हुआ, तो जिस वजह से पूरा मतलब डार्कनेस थी पूरे रूम में। एंड क्योंकि बारिश हो रही थी तो बहुत ज़्यादा बाहर से भी लाइट नहीं आ रही थी, 2 विंडो थी, सिर्फ वहीं से जो थोड़ी बहुत नेचुरल लाइट आ रही थी बस वही थी, और मेरी तो सीट भी विंडो से काफ़ी दूर थी। तो जो है लाइट चली गई वो 1 आवर, मतलब मैंने पूरा बायोलॉजी विदाउट लाइट किया है, मैंने OMR की फिलिंग भी बिना लाइट के की है। एंड मतलब काफ़ी टफ था, और उस वजह से मेरी वहाँ पे स्पीड थोड़ी स्लो हो गई, क्योंकि मेरे को बहुत केयरफुली देख देख के भरना पड़ा था ताकि कोई गलत ना मैं भर दूँ OMR के अंदर, क्योंकि लाइट नहीं थी तो थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन लग रहा था। फिर उसके बाद जब मैंने बायोलॉजी कंप्लीट कर ली तो मैंने फिर केमिस्ट्री करी। केमिस्ट्री में जो मेरे से जल्दी जल्दी होते चले गए मैंने उन्हें पहले किया, और फिर उसके बाद जो मैंने सर्कल करके छोड़े हुए थे उन क्वेश्चंस को देखा। एंड लास्ट में मैंने फिजिक्स करी। फिजिक्स में मेरे साथ जो मेरे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स में मेरे साथ मतलब मैंने पीछे से 45th क्वेश्चन से फिजिक्स को सॉल्व करना शुरू किया, तो 45th से 19th क्वेश्चन तक मैं जो बनाती आई हूँ, और जो भी मैंने उसमें से बनाया, कुछ छोड़े हैं कुछ बनाए हैं, वो मैंने बिल्कुल सही बनाया है। लेकिन 18th क्वेश्चन के बाद जो मैंने बनाए हैं वहाँ पे ज़्यादा मैंने गलतियाँ करी, क्योंकि जब मैं 18th क्वेश्चन पे आई थी तो मेरे पास लास्ट के 15-20 मिनट्स थे, और मेरे को कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री में छोड़े हुए थे मेरे को वो भी देखने थे। तो इस वजह से वहाँ पे मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी जो करी उसमें उसकी वजह से थोड़े गलत ज़्यादा हो गए क्वेश्चंस, और मेरा फाइनल स्कोर जो आया वो 568 आया। एंड मेरी जो रैंक आई उस पर 24,460 आई। एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स मेरी ये रैंक आई है, एंड आई एम सो सेटिस्फाइड विद इट। क्योंकि जब नीट 2025 हुआ था तो उसके बाद मैंने अपने आप से एक ही बात बोली थी कि अब ये जो एक लास्ट अटेम्प्ट 2026 में मैं दूंगी, इसमें मेरे को ये ऐसा देना है, मतलब फिर चाहे रिजल्ट जो भी हो, बट मैं जब सेंटर से बाहर निकलूं एग्जाम देके तो मेरे माइंड को ये बात पता होनी चाहिए कि यू हैव गिवन योर 100%। अब इसके आगे 1% भी मैं ज़्यादा नहीं दे सकती थी, तो ये मैंने अपना 100% दे दिया। एंड फाइनली मेरे को उस चीज़ का रिजल्ट भी मिला, इतने पेशेंस का रिजल्ट मिला। और थोड़ा सा एक बुरा लगता है कि 2024 में सीट मिल सकती थी, लेकिन पेपर लीक और बैकडोर एंट्रीज की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पर क्या ही कर सकते हैं, फिर वहाँ तो कुछ भी नहीं कर सकता था कोई भी, तो फिर हम आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वहाँ से आगे बढ़े। फिर 2025 में पेपर बहुत टफ आ गया, तो जो है पैनिक हो गए। फिर उसके बाद अब फाइनली 2026 में सेंस ऑफ रिलीफ आया है। फाइनली अब मैं जाके अब काउंसलिंग करूँगी, डॉक्यूमेंट्स रेडी करूँगी अपने, और आगे अब मेरी जो भी वीडियोस आएंगी वो काउंसलिंग रिलेटेड आएंगी, या फिर कोई भी जो मैंने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं नीट 2026 में उस पे आएगी वीडियो। एंड आई एम ग्रेटफुल कि आपने जो मेरी पिछली वीडियो थी उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया, एंड आगे भी मैं आपसे अच्छा रिस्पॉन्स एंड सपोर्ट एक्सपेक्ट करती हूँ, ताकि मैं आगे और वीडियोस डालूँ, इस पे अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।